मेरा नाम मालती है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो मेरी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने मेरी छोटी बहन को 80 लाख रुपये का चेक थमाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा पेरिस का सपना पूरा होने वाला है। उस वक्त मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी और मेरे हाथों से वो कप छूट गया। मैंने सोचा था कि शायद अब मेरी बारी भी आएगी, शायद अब पापा मुझसे भी पूछेंगे कि बेटा, तुम्हारे सपने क्या हैं। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई और उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात करने लगी तो पापा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रसोई की तरफ खींचा और धीमी आवाज में कहा कि मालती, तुम्हारी बहन की जरूरतें अलग हैं, तुम तो यहीं शादी करके सेटल हो जाओगी ना। लेकिन उस दिन उन्होंने जो आखिरी लाइन कही वो मेरी रूह तक में उतर गई। पापा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि तुम किसी मदद की हकदार नहीं हो मालती, बस इतना ही। और उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं उस दिन अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रही। मेरे हाथ में मेरी डायरी थी जिसमें मैंने अपने सारे सपने लिखे हुए थे। मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी इस दुनिया में। लेकिन शायद मेरे माता पिता की नज़र में मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी। मेरी छोटी बहन निहारिका के लिए तो सब कुछ था, पर मेरे लिए सिर्फ ये उम्मीद कि मैं किसी अच्छे घर में शादी कर लूं। और बस उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी को कितना बदल देगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आपको मेरे बचपन में जाना होगा, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां से मेरे और निहारिका के बीच का फरकत शुरू हुआ, जहां से मेरे माता पिता ने हम दोनों के साथ अलग अलग बर्ताव करना शुरू किया। और मुझे ये समझ में आने लगा कि शायद मेरी जगह इस घर में कभी थी ही नहीं। मैं और निहारिका में सिर्फ 2 साल का फर्क था। मैं बड़ी थी और वो छोटी। बचपन में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ मस्ती करते थे। मुझे याद है कि जब निहारिका छोटी थी तो मैं उसकी देखभाल करती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसके साथ सोती थी। वो मुझे अपनी दीदी कहकर बुलाती थी और मैं उसे अपना सबसे करीबी इंसान मानती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं और मुझे समझ नहीं आया कि ये बदलाव कब और कैसे आया। जब मैं 8 साल की थी और निहारिका 6 साल की, तब से मुझे अंतर दिखने लगा था। मेरे जन्मदिन पर माँ ने मुझे एक साधारण सी गुड़िया दी थी, लेकिन निहारिका के जन्मदिन पर पापा ने एक बड़ी सी पार्टी रखी और उसे एक महंगी साइकिल गिफ्ट की। उस दिन मैंने माँ से पूछा था कि मुझे भी पार्टी क्यों नहीं मिली, तो माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटा, तुम बड़ी हो ना, इसलिए तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। निहारिका छोटी है, इसीलिए उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। उस वक्त मैं छोटी थी तो मुझे लगा कि शायद माँ सही कह रही है। लेकिन आज सोचती हूं तो लगता है कि उस दिन से ही मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाना शुरू कर दिया था कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। स्कूल में हम दोनों अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन जब मेरे रिजल्ट आते थे तो पापा सिर्फ एक बार देखते थे और कहते थे कि अच्छा है बेटा, बस इतना ही। लेकिन जब निहारिका के रिजल्ट आते थे तो घर में जश्न मनाया जाता था। पापा उसे गोद में उठा लेते थे, माँ उसके लिए उसकी फेवरेट मिठाई बनाती थी और मैं एक कोने में खड़ी सब देखती रहती थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरी मेहनत कम है, शायद मुझे और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो अगली बार मैं और मेहनत करती थी, टॉप करती थी, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मिलता था, अच्छा है बेटा, बस। जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये फर्क और गहरा होता गया। निहारिका को हमेशा नए कपड़े मिलते थे, मुझे उसके पुराने कपड़े पहनने होते थे। निहारिका को नई किताबें मिलती थीं, मुझे पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। निहारिका को जब भी कोई चीज चाहिए होती थी वो पापा से मांग लेती थी और पापा तुरंत ला देते थे। लेकिन जब मैं कुछ मांगती थी तो मुझे कहा जाता था कि बेटा, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में देखते हैं। और वो बाद में कभी नहीं आता था।
मुझे याद है, एक बार स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन था। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था और मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। लेकिन उसके लिए कुछ पेंटिंग सप्लाइज चाहिए थी, जो मेरे पास नहीं थी। मैंने पापा से 500 रुपये मांगे। पापा ने कहा कि मालती, ये सब बेकार की चीजें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन उसी हफ्ते निहारिका ने एक नया मोबाइल फोन मांगा, जो 15,000 रुपये का था, और पापा ने उसे वो फोन दिला दिया। मैं उस दिन अपने कमरे में बैठकर रोई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरी गलती क्या है। समय बीतता गया और ये भेदभाव और बढ़ता गया। जब मैं 11वीं क्लास में थी तो मुझे साइंस लेनी थी, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन पापा ने कहा कि साइंस महंगी है, तुम आर्ट्स ले लो, आसान भी है और सस्ती भी। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया कि मैं मेहनत करूंगी, अच्छे मार्क्स लाऊंगी। लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, आखिर में शादी ही तो करनी है। और मैं लाचार होकर आर्ट्स लेने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन जब निहारिका 11वीं में आई तो उसने साइंस ली। उसे महंगी कोचिंग दिलाई गई, प्राइवेट ट्यूशन दिए गए, नई किताबें, नए लैपटॉप, सब कुछ दिया गया। और मैं सब देखती रही। मैं अपनी आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करती रही और अपने टूटे सपनों को संभालती रही। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती थी कि काश मैं निहारिका होती, काश मेरे माता पिता मुझे भी उतना ही प्यार करते। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती थी कि नहीं मालती, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से जलना नहीं चाहिए। हाई स्कूल के बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, तो मैंने पापा से कहा कि मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। पापा ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। उन्होंने कहा कि मालती, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम यहाँ के लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, कोई साधारण सा कोर्स कर लो, बाकी सब देख लेंगे। मैंने माँ की तरफ देखा, उम्मीद से कि शायद वो कुछ कहेंगी, लेकिन माँ ने बस चुप रहकर पापा का साथ दिया। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने महसूस किया कि मेरे सपनों की इस घर में कोई कीमत नहीं है। मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक बोझ हूं, जिसे जल्द से जल्द किसी की जिम्मेदारी बना देना है। मैं एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले आई और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैं हमेशा एक अच्छी बेटी रही। फिर भी मेरे माता पिता मुझे क्यों नहीं समझते। कॉलेज में मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई। मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो शायद मेरे माता पिता को मेरी वैल्यू समझ आएगी। मैं टॉप करती रही, मैं हर प्रोजेक्ट में बेस्ट रही। मेरे प्रोफेसर्स मुझे तारीफ करते थे, लेकिन घर में कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा फिर भी उतने ही ठंडे थे, माँ फिर भी उतनी ही उदासीन थी, और निहारिका फिर भी घर की लाडली थी। कॉलेज के दूसरे साल में मुझे एक इंटर्नशिप का मौका मिला, एक अच्छी कंपनी में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि ये इंटर्नशिप मुझे अच्छी जॉब दिला सकती थी। लेकिन इस इंटर्नशिप के लिए मुझे शहर के दूसरे छोर पर जाना पड़ता था, और वहां रहने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने पापा से 20,000 रुपये मांगे। मैंने उन्हें समझाया कि ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, ये इंटर्नशिप मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। पापा ने कहा कि मालती, तुम लड़की हो, तुम्हें घर से बाहर अकेले नहीं रहना चाहिए, और फिर इतने पैसे कहाँ से लाएं? अभी निहारिका की पढ़ाई चल रही है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। तुम बस यहीं पढ़ लो और फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने उस दिन बहुत रोया। मैंने माँ से गुहार लगाई, लेकिन माँ ने भी पापा का ही साथ दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, समझदार बनो, लड़कियों को ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे वो इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी। उसी साल निहारिका ने 12th पास की और उसने कहा कि वो विदेश में पढ़ना चाहती है। उसने कहा कि उसे पेरिस में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, और पापा ने बिना एक पल सोचे हाँ कह दी।
मैं उस दिन सदमे में थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो माता पिता मुझे 20,000 रुपये नहीं दे सके, वो निहारिका को विदेश भेजने के लिए लाखों रुपये खर्च करने को तैयार है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही और सब देखती रही। अगले कुछ महीने घर में सिर्फ निहारिका की विदेश यात्रा की तैयारियां चलती रहीं। उसके लिए नए कपड़े खरीदे गए, नया सामान खरीदा गया, उसका पासपोर्ट बनाया गया, उसका वीजा बनाया गया, और मैं सिर्फ एक दर्शक बनकर सब देखती रही। मेरे भीतर गुस्सा था, दर्द था, निराशा थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं बस यही सोचती रही कि शायद मैं इस घर में अनचाही थी। शायद मेरा जन्म ही एक गलती था। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो दिन जब पापा ने निहारिका को 80 लाख रुपए का चेक दिया। मैं किचन में खड़ी थी और चाय बना रही थी। मैंने सुना कि पापा ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी पेरिस की पढ़ाई के लिए, तुम्हारे रहने खाने का खर्चा, तुम्हारी फीस, सब इसमें है। तुम बेफिक्र होकर पढ़ना और अपने सपने पूरे करना। मेरे हाथों से चाय का कप छूट गया और जमीन पर गिर गया। मां ने पीछे से आवाज लगाई कि मालती, ये क्या किया? लेकिन मेरा ध्यान उस आवाज पर नहीं था। मेरा ध्यान उस चेक पर था जो निहारिका के हाथ में था। 80 लाख रुपए। मैंने मन ही मन में ये रकम दोहराई। 80 लाख रुपए, जबकि मुझे 20,000 भी नहीं मिले थे। मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं पा रही थी। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये कितना बड़ा अन्याय है। मैंने रसोई साफ की और फिर ड्राइंग रूम में गई। मैंने सोचा कि शायद अब मैं भी अपनी बात रख सकती हूं। शायद अब मैं भी अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सकती हूं। मैंने पापा के पास जाकर कहा कि पापा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। पापा ने निहारिका को गले लगाते हुए कहा कि हाँ बोलो मालती। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि पापा, मुझे भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है। मैं एक अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मुझे भी अपना करियर बनाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पापा ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मां ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रसोई की तरफ खींचने लगी। मां ने मुझे रसोई में ले जाकर धीमी आवाज में कहा कि मालती, ये वक्त तुम्हारी बात करने का नहीं है। निहारिका विदेश जा रही है। उसकी जरूरतें ज्यादा हैं। तुम तो यहीं हो। तुम्हारे लिए बाद में देखेंगे। मैंने मां की आंखों में देखा और पूछा कि मां, वो कब आएगा? वो बाद में जो आप हमेशा कहती हैं, क्या मेरे लिए कभी कोई पहले नहीं होगा? मां ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुप रही और फिर ड्राइंग रूम में वापस चली गई। मैं रसोई में खड़ी रह गई। मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। मैं वापस ड्राइंग रूम में गई और पापा के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा कि पापा, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि आप निहारिका को 80 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन मुझे 20,000 भी नहीं दे सके। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूं? क्या मेरे भी कुछ सपने नहीं हैं? पापा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जो उन्होंने कहा वो मेरी रूह तक में उतर गया। पापा ने ठंडी आवाज में कहा कि मालती, तुम्हारी बहन टैलेंटेड है। वो कुछ बन सकती है, लेकिन तुम तो बस एक औसत लड़की हो। तुम्हें हम किसी अच्छे घर में शादी करके भेज देंगे। बाकी तुम किसी मदद की हकदार नहीं हो। कमरे में जैसे समय रुक गया। निहारिका भी चुप खड़ी थी। मां भी कुछ नहीं बोली और मैं वहीं खड़ी पत्थर की मूर्ति की तरह उनके शब्दों को सुनती रही। तुम किसी मदद की हकदार नहीं हो। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बहने दिया। मैंने पापा की आंखों में देखा और कहा कि ठीक है, अगर मैं किसी मदद की हकदार नहीं हूं, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने आप अपनी जिंदगी बना लूंगी। और उस दिन मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इन लोगों को दिखा दूंगी कि मैं क्या हूं। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। मैं घंटों रोती रही। मेरा दिल टूट चुका था। मेरा भरोसा टूट चुका था। मैंने हमेशा सोचा था कि माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये बात हर बच्चे के लिए सच नहीं होती। कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वो किसी और जितने चमकदार नहीं होते।
मैं उस रात अपनी डायरी में लिखती रही। मैंने अपने दर्द को शब्दों में उड़ेल दिया और फिर मैंने एक फैसला लिया जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। अगले दिन मैंने अपने कुछ कपड़े एक बैग में पैक किए। मैंने अपनी थोड़ी सी सेविंग्स निकाली जो मैंने ट्यूशन पढ़ाकर इकट्ठी की थी। कुल मिलाकर 15,000 रुपये थे। मैंने एक पेपर पर लिखा कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाने जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और मैं सुबह सुबह घर से निकल गई। कोई मुझे रोकने नहीं आया, कोई मुझे समझाने नहीं आया। शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। मैं शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से पेइंग गेस्ट में रहने लगी। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक बेड और एक छोटी सी अलमारी थी, लेकिन वो मेरा अपना था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ काम ढूंढना शुरू किया। मुझे पता था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे अपने माता पिता को गलत साबित करना है। मुझे ये दिखाना है कि मैं भी कुछ बन सकती हूं। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। मुझे कई जगह इंटरव्यू देने गए, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। लोग कहते थे कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम फ्रेशर हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं रख सकते। मैं निराश हो जाती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। मैं रोज नए इंटरव्यू देने जाती थी, रोज नई उम्मीद लेकर घर से निकलती थी। एक दिन मुझे एक छोटे से कैफे में वेट्रेस की नौकरी मिल गई। पगार बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 8,000 रुपए। लेकिन मैंने वो नौकरी कर ली क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं सुबह कॉलेज जाती थी और शाम को कैफे में काम करती थी। मैं रात को थककर अपने कमरे में आती थी और फिर अपनी पढ़ाई करती थी। मेरे पैर दर्द करते थे, मेरी आंखें थक जाती थीं, लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। कैफे में काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। मुझे पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी कस्टमर्स बहुत रूड होते थे, कभी कभी मेरे बॉस मुझ पर चिल्लाते थे, लेकिन मैं सब सहती रही क्योंकि मुझे अपना गोल हासिल करना था। मुझे अपने माता पिता को यह दिखाना था कि मैं कमजोर नहीं हूं। कॉलेज में मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि मालती, तुम इतनी थकी हुई क्यों रहती हो, तुम क्लास में नींद क्यों आती है? लेकिन मैं उन्हें अपनी परेशानियां नहीं बताती थी। मैं बस मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा था। महीनों बीतते गए और मैं अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने कैफे की नौकरी के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे। मैं अपनी सेविंग्स बढ़ाने लगी। हर महीने मैं थोड़े पैसे बचाती थी और उन्हें एक छोटे से डिब्बे में रखती थी। ये मेरे सपनों का डिब्बा था। कॉलेज के आखिरी साल में मुझे एक बड़ा मौका मिला। हमारे कॉलेज में एक बिजनेस कंपटीशन हो रहा था जिसमें स्टूडेंट्स को अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना था। विनर को 50,000 रुपये का प्राइज मिलना था और साथ ही एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका भी। मैंने सोचा कि ये मेरा मौका है, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने रात रात भर जागकर अपना बिजनेस प्लान तैयार किया। मैंने एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म का आइडिया दिया जो छोटे शहरों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। मैंने अपना पूरा दिल इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। मैंने डिटेल्ड रिसर्च की, मार्केट एनालिसिस किया, फाइनेंशियल प्लानिंग की और फिर कंपटीशन के दिन मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। जब मैंने स्टेज पर खड़े होकर अपना आइडिया प्रेजेंट किया तो मुझे लगा कि मेरी आवाज कांप रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। जज ने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने हर एक का जवाब दिया। और फिर रिजल्ट के दिन जब मेरा नाम विनर के तौर पर अनाउंस हुआ तो मैं विश्वास नहीं कर पाई। मैंने जीत लिया था। मैंने अपनी मेहनत से 50,000 रुपये जीते थे और साथ ही मुझे एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं अपने कमरे में आई और खुशी से रोने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है।
शायद मेरे दिन बदलने वाले हैं, और मैं सही थी। इंटर्नशिप के दौरान मैंने बहुत मेहनत की। मैं ऑफिस में सबसे पहले पहुंचती थी और सबसे आखिर में जाती थी। मैं हर प्रोजेक्ट को अपना 100% देती थी। मेरे सीनियर्स मुझसे बहुत खुश थे। वो कहते थे कि मालती, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर कुछ बात है। और 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद कंपनी ने मुझे परमानेंट जॉब ऑफर कर दी। मुझे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिली और सैलरी थी 35,000 रुपये महीना। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जो कैफे में 8,000 रुपये कमा रही थी, वहां से अब मैं 35,000 कमा रही थी। मैंने अपनी पहली सैलरी से अपने लिए एक नया फोन खरीदा और बाकी पैसे बचा लिए। मैं अपने सपनों के करीब जा रही थी। कंपनी में काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सीखी, मैंने क्लाइंट हैंडलिंग सीखी, मैंने टीम मैनेजमेंट सीखा, और सबसे जरूरी बात, मैंने अपने ऊपर भरोसा करना सीखा। मैंने समझा कि अगर आप मेहनत करें और अपने एक गोल पर फोकस रहें, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। 1 साल बाद मुझे प्रमोशन मिली और मेरी सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई। मैं अब एक सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और मेरे पास अपनी टीम थी। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे अपने घर की याद भी कम आने लगी। कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती थी, तो मुझे माँ की याद आती थी, मुझे घर के खाने की याद आती थी। लेकिन फिर मुझे वो दिन याद आ जाता था जब पापा ने कहा था कि तुम किसी मदद की हकदार नहीं हो, और मेरा दिल फिर से सख्त हो जाता था। मैंने उन 4 सालों में अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा। ना मैंने उन्हें फोन किया, ना उन्होंने मुझे फोन किया। शायद उन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी। शायद वो खुश थे कि एक बोझ उनके सिर से उतर गया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। 2 साल और बीते और मैं कंपनी में और ऊपर चढ़ती गई। मैं अब एक मार्केटिंग मैनेजर थी और मेरी सैलरी 80,000 रुपये महीना थी। मैंने अच्छे से पैसे बचाए थे और अब मेरे पास एक अच्छी खासी सेविंग थी। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकना चाहती थी। मुझे कुछ बड़ा करना था। मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना था। मैंने अपने कॉलेज के दोस्त राहुल से बात की, जो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। मैंने उसे अपना वो पुराना आइडिया बताया जो मैंने कॉलेज कंपटीशन में दिया था, ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म का आइडिया। राहुल को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने कहा कि मालती, चलो हम मिलकर यह शुरू करते हैं। तुम बिजनेस साइड संभालो और मैं टेक्नोलॉजी साइड संभालता हूं। हम दोनों ने मिलकर अपनी सेविंग्स लगाई और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। हमने इसका नाम रखा लर्निंग ब्रिज। हमारा आइडिया था कि हम छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जो उन्हें बड़े शहरों में मिलती है। हमने कुछ अच्छे टीचर्स को हायर किया और अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। हमारे पास पैसे कम थे, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन हमारे पास जुनून था। हम दोनों दिन रात मेहनत करते थे। मैं अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्टअप भी संभालती थी। मैं सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को घर आकर स्टार्टअप के काम में लग जाती थी। मेरी नींद कम हो गई थी, मेरा खाना पीना कम हो गया था, लेकिन मेरा जोश कम नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारा प्लेटफॉर्म पॉपुलर होने लगा। हमें छोटे शहरों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। पेरेंट्स खुश थे कि उनके बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। स्टूडेंट्स खुश थे कि उन्हें अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, और हम खुश थे कि हमारा आइडिया काम कर रहा है। 1 साल में हमारे प्लेटफॉर्म पर 5,000 स्टूडेंट्स जुड़ गए और हमारी रेवेन्यू बढ़ने लगी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा टाइम स्टार्टअप में देने लगी। राहुल भी अपनी जॉब छोड़कर पूरा टाइम इसमें लग गया। हम दोनों ने मिलकर अपने स्टार्टअप को बड़ा करने का फैसला किया। हमने इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू किए। हमने कई पिचेस दी, कई रिजेक्शंस मिली, लेकिन हम हार नहीं माने। और फिर एक दिन हमें एक एंजल इन्वेस्टर मिला, जिसने हमारे आइडिया में पोटेंशियल देखा। उसने हमें 50 लाख रुपए का फंडिंग दिया और हमारा स्टार्टअप एक नए मुकाम पर पहुंच गया। हमने उस फंडिंग से अपनी टीम बढ़ाई
और ज़्यादा टीचर्स हायर किए और ज़्यादा कोर्सेज लॉन्च किए और अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। 2 साल में हमारे प्लेटफॉर्म पर 50,000 स्टूडेंट्स जुड़ गए और हमारी रेवेन्यू करोड़ों में पहुंच गई। हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन चुके थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी एक कैफे में 8,000 रुपए महीने पर काम करती थी, वो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी। मेरे पास अब पैसे थे, मेरे पास अपना बिजनेस था, मेरे पास अपनी पहचान थी और सबसे जरूरी बात, मेरे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। मैंने अपने लिए एक अच्छा अपार्टमेंट खरीदा। ये अपार्टमेंट शहर के सबसे अच्छे इलाके में था और इसकी कीमत थी 5 मिलियन रुपए। जब मैंने इस अपार्टमेंट की चाबियां अपने हाथ में ली तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं एक छोटे से पेइंग गेस्ट के कमरे में रहती थी। मुझे लगा कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूं। मैंने अपने अपार्टमेंट को बहुत प्यार से सजाया। मैंने अच्छे फर्नीचर खरीदे, अच्छी पेंटिंग्स लगाई, अच्छे पर्दे लगवाए। ये मेरा अपना घर था, ये मेरी मेहनत का फल था और मुझे इस पर बहुत गर्व था। मैं अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देखती थी और सोचती थी कि काश मेरे माता पिता मुझे आज देख पाते। 4 साल बीत चुके थे और मैंने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि निहारिका कैसी है। मुझे नहीं पता था कि वो पेरिस से वापस आई या नहीं। मुझे नहीं पता था कि माँ पापा कैसे हैं। और सच कहूं तो मुझे जानने की इच्छा भी नहीं थी। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश थी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी। मैंने अपनी नई गाड़ी खरीदी थी, एक ब्लैक एसयूवी, जो मुझे बहुत पसंद थी। मैं अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची और गाड़ी पार्क करने लगी। तभी मेरी नजर सामने की तरफ गई और मैं जम गई। सड़क के उस पार निहारिका खड़ी थी, मेरी छोटी बहन। 4 साल बाद मैं उसे देख रही थी। वो बिल्कुल बदल गई थी। वो और परिपक्व दिख रही थी। उसके कपड़े महंगे थे, उसके हाथ में एक डिजाइनर बैग था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी। वो भी मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मैं गाड़ी से उतरी और अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी। मैंने निहारिका की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे देख रही है। मैं अपनी बिल्डिंग के गेट पर पहुंची और अंदर जाने लगी। तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, दीदी। मैं रुक गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निहारिका दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि दीदी, आप यहां क्या कर रही हैं? ये गाड़ी आपकी है? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ देखा। मैंने ठंडी आवाज में कहा कि हाँ निहारिका, मैं यहीं रहती हूं। ये मेरी गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम? निहारिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा कि लेकिन दीदी, ये तो इतना महंगा इलाका है, आप यहां कैसे रहती हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं अपनी मेहनत से यहां रहती हूं निहारिका। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? निहारिका ने कहा कि मैं पेरिस से वापस आई हूं। मैं यहां पास में ही एक फ्लैट में रह रही हूं। पापा ने मेरे लिए खरीदा है। मैंने सिर हिलाया और कहा कि अच्छी बात है, अब मुझे जाना होगा। और मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं लिफ्ट में खड़ी थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 4 साल बाद मैंने अपनी बहन को देखा था। 4 साल बाद मैंने अपने परिवार के किसी सदस्य से बात की थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची और सोफे पर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में मैंने निहारिका को कई बार देखा। वो अक्सर मेरी बिल्डिंग के सामने दिख जाती थी। शायद वो मुझे देखना चाहती थी, शायद वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे बचती रही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत का कोई हिस्सा मेरी नई जिंदगी में दखल दे। लेकिन एक दिन निहारिका ने मुझे रोक ही लिया। वो मेरी बिल्डिंग के लॉबी में खड़ी थी और जब मैं ऑफिस से आई तो उसने मुझे रोका। उसने कहा कि दीदी प्लीज मुझसे बात कीजिए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मैंने उसे देखा और कहा कि निहारिका, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन निहारिका ने जिद की। उसने कहा कि प्लीज दीदी, सिर्फ 5 मिनट।
मैं उसे अपने अपार्टमेंट में ले गई। जब निहारिका ने मेरा अपार्टमेंट देखा तो उसके मुंह से वाह निकल गया। उसने कहा कि दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये सब आपने कैसे किया? मैंने उसे सोफे पर बैठाया और पानी दिया। मैंने कहा कि मेहनत से निहारिका, कड़ी मेहनत से। वैसे तुम क्या कहना चाहती थी? निहारिका ने कहा कि दीदी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। उस दिन जो हुआ था वो गलत था। मुझे नहीं पता था कि माँ पापा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ करती। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि निहारिका, तुम्हें पता था? तुम सब जानती थीं। तुमने सब देखा था, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि दीदी, मैं छोटी थी, मैं समझदार नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कितना गलत था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। पेरिस में जब मैं अकेली थी तो मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे समझ आया कि एक बहन क्या होती है। मुझे समझ आया कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। मैंने कहा कि निहारिका, बहुत देर हो चुकी है। जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम फिर से उस रिश्ते में वापस जाएं। निहारिका ने कहा कि दीदी प्लीज। लेकिन मैंने अपना हाथ उठाया और कहा कि बस निहारिका, अब तुम जाओ। निहारिका रोते हुए चली गई और मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली रह गई। मेरे भीतर मिली जुली भावनाएं थीं। एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ मुझे दुख भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को भूल चुकी हूं, लेकिन शायद मैं गलत थी। अगले कुछ हफ्तों में निहारिका ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अतीत और वर्तमान का टकराव अभी बाकी है। और मैं सही थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन मैं अपने ऑफिस में थी और एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उठाया और कहा कि हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि क्या मैं मालती से बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि हाँ, आप कौन? उस आदमी ने कहा कि मैं आपके पिता का दोस्त हूं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उस आदमी ने कहा कि आपके पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में हैं। आपकी माँ ने आपको फोन करने के लिए कहा है। मैं सुनते ही सन्न रह गई। मेरे हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में है? उस आदमी ने मुझे एड्रेस बताया और मैं तुरंत अपने ऑफिस से निकल गई। मैं गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी और मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। मैं सोच रही थी कि मेरे पापा जो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें देखने मुझे क्यों जाना चाहिए। लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि मालती, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे पिता हैं। और मैं हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा कि माँ और निहारिका बाहर खड़ी थीं। माँ रो रही थी और निहारिका उन्हें संभाल रही थी। मैं उनके पास गई और माँ ने मुझे देखते ही मुझे गले लगा लिया। माँ ने कहा कि मालती, तुम आ गई, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगी। मैंने माँ को संभाला और पूछा कि पापा कैसे हैं? माँ ने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत नाजुक है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं वहीं बैठ गई। मेरे भीतर अजीब सी भावनाएं थीं। एक तरफ मैं चाहती थी कि मेरे पापा ठीक हो जाएं, दूसरी तरफ मुझे उनसे गुस्सा भी आ रहा था। मैं वहां बैठी रही और इंतजार करती रही। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि मरीज अब डेंजर से बाहर है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है, उन्हें कोई तनाव नहीं देना चाहिए। माँ ने राहत की सांस ली और कहा कि थैंक गॉड। निहारिका भी रो रही थी और मैं बस चुपचाप बैठी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग एक एक करके अंदर जा सकते हैं। माँ पहले अंदर गई, फिर निहारिका गई और फिर मेरी बारी आई। मैं धीरे धीरे अंदर गई और देखा कि पापा बेड पर लेटे हुए हैं। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क है,
उनका चेहरा पीला पड़ गया है। वो बहुत कमजोर दिख रहे हैं। मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ा। पापा ने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखा। पापा ने धीमी आवाज में कहा कि मालती तुम आ गई। मैंने सिर हिलाया और कहा कि हाँ पापा, मैं आ गई। आप कैसे हैं? पापा ने कहा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है बेटा। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफी चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने कहा कि पापा अभी आप आराम करिए, बाद में बात करेंगे। लेकिन पापा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि नहीं मालती, मुझे अभी कहना है। निहारिका ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मेहनत से क्या क्या हासिल किया है। उसने मुझे तुम्हारा अपार्टमेंट दिखाया, तुम्हारी गाड़ी दिखाई, तुम्हारी सक्सेस के बारे में बताया। और मुझे शर्म आई मालती। मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की। पापा की आवाज कांप रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया। मैंने तुम्हारे सपनों को कभी अहमियत नहीं दी। मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। और आज जब मैं तुम्हारी सक्सेस देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुम निहारिका से कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो मालती। तुम में वो जुनून है जो बहुत कम लोगों में होता है। मैं रो पड़ी। 4 साल का दर्द, 4 साल की तकलीफ, 4 साल का गुस्सा, सब एक साथ बाहर आ गया। मैंने कहा कि पापा आपको पता है, उस दिन जब आपने कहा था कि मैं किसी मदद की हकदार नहीं हूं, उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मुझे लगा था कि मेरे माता पिता को मुझसे प्यार नहीं है। मुझे लगा था कि मैं इस घर में अनचाही हूं। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। मैं कैफे में काम करती थी। मैं रात रात भर जाग कर पढ़ती थी। मैं अकेली एक छोटे से कमरे में रहती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे आपको गलत साबित करना था। पापा ने कहा कि मालती, मैं जानता हूं बेटा, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं नहीं कह सकता कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी मां को भी तुम पर बहुत गर्व है। मैंने पापा का हाथ पकड़ा और कहा कि पापा, मैं नहीं जानती कि मैं आपको माफ कर सकती हूं या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। आप मेरे पिता हैं और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मुझे अपने जख्मों को भरने के लिए वक्त चाहिए। पापा ने सिर हिलाया और कहा कि मैं समझता हूं बेटा, मैं इंतजार करूंगा। मैं वहां से बाहर आई तो मां और निहारिका मेरी तरफ देख रही थीं। मां ने मुझे गले लगाया और कहा कि मालती, मुझे भी माफ कर दो बेटा। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं एक अच्छी मां नहीं थी। मैंने तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मैंने मां को गले लगाया और कहा कि मां, मैं आप दोनों से नाराज हूं, लेकिन मैं आप दोनों से नफरत नहीं करती। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। निहारिका भी रो रही थी। उसने मुझसे कहा कि दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं हमेशा स्वार्थी रही। मैंने कभी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने निहारिका को गले लगाया और कहा कि निहारिका, तुम मेरी बहन हो और बहनों के बीच गलतफहमियां होती रहती हैं, लेकिन रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अगले कुछ हफ्तों में पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे। डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और वो घर चले गए। मैं उनसे मिलने जाती रही। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हम बातें करने लगे। हम अपने दर्द को शेयर करने लगे और धीरे धीरे हमारा रिश्ता फिर से बनने लगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये साफ बता दूं कि माफ करना आसान नहीं था। मेरे भीतर अभी भी दर्द था। मेरे भीतर अभी भी गुस्सा था। लेकिन मैंने समझा कि अगर मैं अपने अतीत को पकड़े रखूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैंने समझा कि माफ करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, उनके लिए से ज्यादा। क्योंकि माफ करने से मुझे शांति मिली, मुझे सुकून मिला।
आज मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी हर बात सुनते हैं। वो मेरी हर खुशी में शामिल होते हैं। वो मुझ पर गर्व करते हैं और मैं भी उनके साथ वक़्त बिताती हूँ। लेकिन वो रिश्ता जो पहले था, वो कभी वापस नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें एक बार टूट जाएं तो वापस जुड़ नहीं सकती। लेकिन हम एक नया रिश्ता बना सकते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो सम्मान और समझ पर आधारित हो। निहारिका के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। वो अब मेरी सच्ची दोस्त है। वो मेरे बिजनेस में मेरी मदद करती है। हम साथ वक़्त बिताते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। और मुझे खुशी है कि मुझे अपनी बहन वापस मिल गई। आज मेरा बिजनेस और भी बड़ा हो गया है। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हम देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप्स में से एक हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया। मैंने किसी की मदद नहीं ली। मैंने अपने दम पर ये सब किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। पैसा और सक्सेस सब कुछ नहीं है। असली सक्सेस है अपने ऊपर भरोसा रखना। असली सक्सेस है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना। असली सक्सेस है अपने सपनों के लिए लड़ना। मुझे आज 5 मिलियन का घर मिला है। मुझे आज एक सक्सेसफुल बिजनेस मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली है वो है अपने ऊपर भरोसा। और ये कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने ऊपर भरोसा रखें। चाहे दुनिया आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, चाहे आपके अपने ही आपको कितना भी नजरअंदाज करे, आप हार मत मानिए। आप लड़ते रहिए। आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और हाँ, एक बात और, परिवार में निष्पक्षता बहुत जरूरी है। माता पिता को अपने सभी बच्चों के साथ बराबर बर्ताव करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी खासियत होती है। हर बच्चे के अपने सपने होते हैं और हर बच्चे को बराबर प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के बीच भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि भेदभाव से सिर्फ दर्द पैदा होता है, रिश्ते टूटते हैं और परिवार बिखर जाता है। और अगर आप वो बच्चे हैं जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द से गुजरते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और आपको अपने सपनों के लिए लड़ना है, क्योंकि आपकी कीमत किसी और की राय से नहीं, आपकी अपनी मेहनत से तय होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी था, संघर्ष भी था, लेकिन एक जीत भी थी। एक ऐसी जीत जो मैंने अपनी मेहनत से हासिल की। और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं मालती हूं और मैं किसी की मोहताज नहीं हूं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यह भी बताइए कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। धन्यवाद।